हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है आप बहुत नाराज़ हैं ना भाई, होना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम इस बार लंबा खिंच गया, शायद ये पहली बार हुआ है क्योंकि बहुत व्यस्तता के कारण। ठीक है, तो अब आपकी क्लास रेगुलर रहेगी भाई, है ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं, आप पढ़ने वाले बच्चे और आपको प्रतिदिन वीडियो की आवश्यकता होती है। कोई बात नहीं, है ना, कई बार हमारी भी मजबूरियाँ हो जाती हैं। तो सुनिए भाई, जैसा कि मैं आपको बताऊं, हम अपने चैप्टर नंबर 7 पर चल रहे थे और उसमें हमने कुछ प्रमाणों के बारे में बात कर ली थी। ठीक है भाई, और उसी क्रम में आज हम एक प्रमाण देखने जा रहे हैं और वो प्रमाण है तुलनात्मक भ्रूणिकी। कौन से एविडेंस है भाई? एम्ब्रियोलॉजी के ना, एम्ब्रियोलॉजी के प्रमाण हम देखने जा रहे हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर, भ्रूण के आधार पर क्या क्या समानताएं जीवों के अंतर्गत बताई थी। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊं, ये प्रमाण आपको थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? इनका कोई कंसेप्ट तो है नहीं, ये केवल याद करने वाली बात है इनमें। ठीक है, और वो आपको लर्न होनी चाहिए। अब सिंपल सी पॉइंट है कि वो ये कहते हैं भाई, जितने भी मेटाजोआ प्राणी होते हैं, मेटाजोआ होते हैं जो यूकैरियोटिक है। कैसे हैं? यूकैरियोटिक, अर्थात जिनकी कोशिका के अंदर स्पष्ट केंद्रक होता है, उनको हम मेटाजोआ बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मेटाजोआ प्राणी होते हैं वो सब की सब एक किससे विकसित होते हैं? बोलो, जाइगोट से, युग्मनज से विकसित होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक सिंपल पॉइंट है, हम सभी जानते हैं कि जो प्राणी होते हैं या जीव होते हैं वो सब की सब एक कोशिका से विकसित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, है ना। और जितने भी जीव हैं इन सब की प्रारंभिक जो अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभिक जो अवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं भाई? समान होती हैं। जो परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समान होती हैं। जितने भी प्राणी हैं उनके अंडे में यदि हम परिवर्तन देखें तो आप सभी को पता है इनकी भ्रूणीय अवस्था में वही प्रावस्था पाई जाती है, जैसे विदलन है, मोरूला है, ब्लास्टूला है, गैस्ट्रूला है। तो जितनी भी ये फेज होती हैं वो लगभग सभी मेटाजोआ प्राणी के अंदर भी पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब है ये सभी जीव हो सकता है पहले समान हों। ठीक है, क्योंकि सभी जीवों में क्या है? एक जैसी परिवर्धन वाली अवस्था पाई जाती हैं। अब वो ये कहते हैं कि आप जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, कौन से प्राणी? स्पेशल कशेरुकी की बात चल रही है। कशेरुकी का मतलब होता है जो वर्टिब्रा, यानी कि जिनमें केवल रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें हम कशेरुकी प्राणी कहते हैं। तो वो कहता है कि यदि कशेरुकी प्राणियों के प्रारंभिक भ्रूण को देखा जाए, किसको देखा जाए? प्रारंभिक भ्रूण को, है ना। जो भी वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनके यदि हम प्रारंभिक भ्रूण को देखें तो आप उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जितने भी कशेरुकी प्राणी है ना, उन सब के यदि हम भ्रूण देखें तो सब की सब एक जैसे या एक समान दिखाई देते हैं। तो ये भ्रूणिकी से कुछ प्रमाण मिले और उससे सिद्ध हुआ था कि भाई हो सकता है कि ये सभी जीव एक जैसे जीव से विकसित हुए हों। ऐसे प्रमाण बना रहे थे वो, मतलब है कि जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उन सब के प्रारंभिक भ्रूण एक समान दिखाई देते हैं। जैसे अपना कुत्ता, बिल्ली, मछली, मेंढक, मनुष्य, ये जितने भी जीव हैं ना, खरगोश वगैरह, इन सब के यदि हम प्रारंभिक भ्रूणों को एक साथ रख दें तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये किसका भ्रूण है। तो कहने का मतलब है प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में इनमें क्या देखने को मिलती है भाई? समानता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? समानता देखने को मिलती है। ठीक है, फिर एक पॉइंट और वो कहता है कि जो उच्च वर्ग के जंतु होते हैं, उच्च वर्ग के जंतु, उनके जो भ्रूण हैं वो निम्न वर्ग के जो जंतु हैं उनके जैसे दिखाई देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ इसके बारे में, तो
कि मेंढक का जो लार्वा है आप उसको टैडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंढक के लार्वा को टैडपोल। तो जो टैडपोल होता है वो मेंढक का तो है लार्वा यानी कि भ्रूण, है ना, लार्वा अवस्था है, और वो देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई क्या हो, मछली हो। क्या हो? मछली। ये मैं कई बार आपको जिक्र कर चुका हूँ इन टॉपिक्स का, तो है ना, कि मेंढक का जो टैडपोल है वो प्रारंभिक अवस्था में मछली जैसा दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो कि कहीं मेंढक का जन्म मछली से हुआ हो या मछली जैसे प्राणी से हुआ हो। तो ऐसे प्रमाण जुटाए थे उन्होंने, वैज्ञानिकों ने। तो ये था भाई आपका तुलनात्मक भ्रूणिकी प्रमाण। कौन सा प्रमाण? तुलनात्मक भ्रूणिकी प्रमाण। तो बहुत सिंपल है। भ्रूणिकी प्रमाण में ये है, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हैं तो थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेना पड़ता है ना। समझ पा रहे हैं? देखो, सभी की प्रारंभिक भ्रूण की अवस्थाएं समान होती हैं। इनमें विदलन, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला सारी फेज पाई जाती हैं। और उच्च वर्ग के जो जंतु हैं उनके जो भ्रूण हैं वो निम्न वर्ग के जंतुओं जैसे भी दिखाई देते हैं। तो ये हमारा तुलनात्मक भ्रूणिकी। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, मुझे खुद ये बोरिंग लगता है भाई। मतलब इसमें क्या कंसेप्ट नहीं है ना, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा थोड़ा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, तो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हैं, वो अभी आगे आएंगे थोड़े, है ना। तो ये तो हुआ तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वजता के प्रमाण। किसके प्रमाण? पूर्वजता के प्रमाण। अब सुनिए, पूर्वजता के प्रमाण क्या है? बहुत सिंपल है। मतलब ऐसी कोई घटना जो हमारे पूर्वजों में देखने को मिलती हो, है ना। समझ पा रहे हैं? तो वो ये कहता है कि किसी जीव में ऐसे नए लक्षणों का उत्पन्न होना, किसी जीव में ऐसे नए लक्षणों का उत्पन्न होना जो वर्तमान जाति का तो लक्षण है नहीं, लेकिन वो हमारे पूर्वजों का लक्षण था। जैसे एग्जाम्पल देखो कितना सिंपल है। एग्जाम्पल कितना सिंपल है, देखो। जैसे यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के साथ किसका आना? पूंछ का आना। किसका आना? पूंछ का आना। और शरीर पर गहरे क्या होना भाई? बाल होना। बाल, जैसे बंदर के शरीर पर बाल पाए जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि कई बार कुछ ऐसे बच्चे भी जन्म ले लेते हैं जिनके शरीर पर बंदर के जैसे पूरी बॉडी पर बाल पाए जाते हैं, है ना। कई बार कुछ बच्चों की पूंछ आ जाती है जन्म से ही, ठीक है। तो ये पूंछ का होना और पूरे शरीर पर बाल होना, ये वर्तमान जाति के लक्षण तो है नहीं, वर्तमान जाति के लक्षण तो है नहीं, लेकिन ये लक्षण किसके थे? हमारे पूर्वजों के। तो वो कहते हैं भाई ऐसे लक्षण दिखते हैं तो हो सकता है ये हमारे पूर्वजों के लक्षण हो। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है भाई कि पूर्वजता का प्रमाण भी देखने को मिलता है ना। क्योंकि ये जो लक्षण है वर्तमान, जैसे हम हैं तो हमारी जो जाति है उसके तो ये लक्षण है नहीं, पूंछ का आना और शरीर पर गहरे बाल पाना, लेकिन कई बार ये लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं पूर्वजता के प्रमाण, ठीक है। कि ये लक्षण हमारे तो है नहीं अब, लेकिन ये हमारे पूर्वजों में पाए जाते थे, तो इसे बोला जाता है भाई पूर्वजता के प्रमाण, ठीक है। एक बार जरा दोनों को पढ़ के देखो, 2 मिनट का टाइम है, एक बार पढ़ के देखो, अभी याद होने चाहिए ये थोड़े आपको याद करने पड़ेंगे भाई। देखो फटाफट। नोट्सों में देखते रहो, मुझे मत देखो भाई, ठीक है। नोट्सों की तरफ देखिए। याद हो गया? पढ़िए दोनों को। देखो पहला तो क्या है? तुलनात्मक भ्रूणिकी के प्रमाण, और सेकंड क्या है? पूर्वजता के प्रमाण। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? दोनों हो गए होंगे। सिंपल है मतलब, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करें। ये तो हमारे और 2 प्रमाण हो गए भाई, एक तो तुलनात्मक भ्रूणिकी के प्रमाण और एक हमारे पूर्वजता के प्रमाण। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
भौगोलिक वितरण के प्रमाण, किसके प्रमाण? भौगोलिक वितरण के प्रमाण, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एविडेंस, एविडेंस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भौगोलिक वितरण के प्रमाण, भौगोलिक का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी है, जो एरिया है, जो हमारे महाद्वीप हैं, इनके वितरण के कारण जो हमने कुछ साक्ष्य जुटाए उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो वो एक कहते हैं, कुछ पॉइंट कहते हैं कि भाई हाथी है, शेर है, ये केवल अफ्रीका और भारत में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अफ्रीका और भारत में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जेब्रा है, दरियाई घोड़ा है, ये केवल कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? अफ्रीका में। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट कंगारू, तस्मानिया भेड़िया, तस्मानियाई भेड़िया, ये केवल कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। बात को ज़रा ध्यान से सुनिए, यहाँ से एक पॉइंट, एक निष्कर्ष निकल के आया। उन वैज्ञानिकों ने देखा कि यार हाथी, शेर, अफ्रीका, ये तो केवल हाथी और शेर ये तो अफ्रीका और भारत में पाए गए, और जेब्रा और दरियाई घोड़ा केवल अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, है ना, और कंगारू और तस्मानिया भेड़िया जो है वो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा यार ऐसा क्यों हुआ कि आखिर ये अलग अलग ऐसे क्यों पाए गए, ये कंगारू हर जगह पे क्यों नहीं पाया गया? ठीक है, तो इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। अब एग्जाम्पल क्या दिया वो समझिए। उन्होंने कहा कि भाई प्राचीन समय में जो एशिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, बात को ज़रा ध्यान से सुनिए, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले मिले हुए थे, अटैच थे, इनमें कहीं कोई विभेदन नहीं था कि ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। भाई पहले तो पूरी ज़मीन एक थी भाई, पहले कोई डिवाइडेशन थोड़ी था कि यहाँ तक ये महाद्वीप है, यहाँ तक ये महाद्वीप है। पहले तो क्या है, सभी एक जैसे थे, है ना। मान के चलिए ये पूरा एक पृथ्वी है पूरी, कहीं कुछ भी डिवाइडेशन नहीं था, है ना। तो वो कहते हैं कि सपोज कीजिए ये तो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट था केवल, और इसको मैं एशिया महाद्वीप मान लेता हूँ, इसको एशिया, इसको ऑस्ट्रेलिया, है ना। अब उन्होंने देखा कि भाई जो ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे तो कौन से जंतु ज़्यादा विकसित थे? यूथीरिया। कौन से? यूथीरिया। और जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट था, यहाँ पे कौन से जंतु थे? मेटाथीरिया। मेटाथीरिया। अब याद कीजिए 11th क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूथीरिया और मेटाथीरिया में क्या अंतर होता है। मेटाथीरिया तो वो होते हैं जो अल्प विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, और यूथीरिया वो होते हैं जो परिपक्व या पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। पढ़ा था हमने ये मैमल्स में, स्तनधारियों में, है ना। तो वो ये कहते हैं कि भाई प्राचीन समय में यूथीरिया जो जंतु थे वो तो एशिया महाद्वीप की तरफ थे, और मेटाथीरिया थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, है ना। अब जैसे जैसे ये अलग हुए, अब ये क्या हुए? अलग हो गए। अब हुआ क्या था सुनिए, कि कंगारू यहाँ भी थे पहले, कंगारू इधर भी आए, लेकिन यहाँ पे जो यूथीरिया जंतु थे ना, उन्होंने इनको क्या कर दिया होगा? नष्ट कर दिया होगा मांसाहारी जीवों ने। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मांसाहारी जीव ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी प्रकार का मांसाहारी जीव नहीं है, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे कोई मांसाहारी जीव नहीं था, या मेटाथीरिया यहाँ पे विकसित थे। क्यों? क्योंकि यूथीरिया नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब वर्तमान समय में ये अलग हुए। अब जब ये अलग हुए तो जो मेटाथीरिया जो कंगारू थे वो पहले भी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में थे, और आज भी कौन से क्षेत्र में पाए गए? वो केवल ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में। जबकि जो एशिया है इसमें अपने मोस्टली यूथीरिया पाए गए।
और उनमें सबसे ज़्यादा कौन से थे? हमारे हाथी शेर, जो स्पेशल अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, अफ्रीका और भारत में। तो ऐसे इनका डिवाइडेशन हुआ था। भूगर्भ जो वैज्ञानिक हैं वो ऐसा बताते हैं कि पहले ये एक साथ थे, तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र था, जो अब उस समय हो सकता है वहाँ पर केवल मेटाथीरिया जंतु हों और दूसरी साइड में यूथीरिया जंतु हों। समय के हिसाब से दोनों अलग हुए महाद्वीप, और अलग हुए तो मेटाथीरिया कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और यूथीरिया कहाँ गए? एशिया और इधर। तो ऐसे इनको प्रमाण बताया गया। एक बार देखो इसको फटाफट, अभी की अभी लर्न कीजिए, पॉइंट कोई रह ना जाए। पढ़ो, 2 मिनट का टाइम है फिर आपके लिए। एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। हुआ भौगोलिक वितरण के प्रमाण, केवल आपको देखना है। अब यहाँ में कोई क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं पूछे जाते यहाँ से भाई, ठीक है। केवल ये जरूर हो सकता है कि ये तस्मानिया, भेड़िया वगैरह कौन से किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं ये केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, तो ये तो हुआ भौगोलिक वितरण के प्रमाण। अब हम इम्पोर्टेंट प्रमाण की बात करेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है अवशेषी अंगों के प्रमाण। किसके प्रमाण भाई? अवशेषी अंगों के प्रमाण, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंगों के प्रमाण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना और आपको ये पढ़ना है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि मानव में पाए जाने वाले, मानव में पाए जाने वाले अनुपयोगी अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सबसे पहला है परिशेषिका, अक्लदाढ़, पुच्छ कशेरुका, त्वचा पर बाल, निमेषक पटल, ठीक है, और कर्ण पल्लव की पेशियां। वैसे तो टोटल 180 अंग हमारे अंदर अवशेषी हैं जिनका कोई कार्य नहीं है और प्रेजेंट है, समझ पा रहे हैं। लेकिन हम केवल उनमें इम्पोर्टेंट को देखेंगे। अब 180 अंगों की लिस्ट कहीं भी नहीं है भाई, ठीक है, समझ पा रहे हैं। कहीं आप मेरे से पूछे सर ये 180 अंग कौन कौन से, भाई मुझे खुद नहीं पता कौन कौन से 180 अंग हैं, ठीक है। ये तो बताया है उन्होंने, केवल इनका जिक्र नहीं किया है कि भाई कौन कौन से अंग हैं जो अवशेषी अंग हैं, ठीक है। केवल उन्होंने डेटा दिया है कि 180 अंग हैं, वो आपको केवल याद करना है ना। अब जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। सुनिए भाई, अवशेषी अंग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं, अब ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है ना, तो इसको आपको याद करना है। ऐसे अंग जो मानव में अनुपयोगी होते हैं, अर्थात जिनका कोई उपयोग नहीं है मानव शरीर में, हम उन अंगों को बोलते हैं क्या? अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग, ठीक है। और ये अंग हमारे किन में सक्रिय थे? पूर्वजों में। किस में? पूर्वजों में। मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो हैं ये, लेकिन इनका कोई रोल नहीं है।
लेकिन इनका रोल कहाँ था, हमारे पूर्वजों में। तो ऐसे अंगों को आप वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। बात समझ में आई कि नहीं आई अवशेषी अंग की? क्या है अवशेषी अंग, बोलो। मानव में पाए जाने वाले अनुपयोगी अंगों को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे। ऐसे आपको ये याद करना है भाई, ठीक है। अब कौन कौन सी अंग है, ये तो केवल मानव की बात है। मानव में जैसे मैं आपको बताऊं, परिशेषिका, अक्ल, दाढ़, पुच्छ, कशेरुका, है ना। देखो परिशेषिका जो है अपेंडिक्स, जो हमारे अंदर प्रेजेंट तो है लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, केवल डिजीज उत्पन्न करती है, तभी तो इसको काट के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन ये और जंतुओं में सेलुलोज का पाचन करने का काम करती है, घास फूस को पचाने का काम करती है। तो हमारे जो पूर्वज थे, जब वो घास फूस खाते थे तो उस समय ये परिशेष का उनके अंतर्गत सक्रिय अंग होगा, क्योंकि घास फूस का ये पाचन करती होगी उस समय। आज भी प्रेजेंट है लेकिन इसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम इसको अवशेषी अंग बोलते हैं। समझ रहे हैं। ऐसी अक्लदाड़ है, हमारे अंदर इसका कोई काम नहीं है, लेकिन जंतुओं में ये अक्लदाड़ का काम होता है, चबाने वबाने का ना, लेकिन हमारे अंदर इसका कोई रोल नहीं है भाई। पुच्छ कशेरुका, हमारी बॉडी के अंदर पुच्छ कशेरु, अरे वो ही हड्डी है ये, कॉक्सिस अस्थि नहीं बताई थी मैंने, जो 4 होती हैं। तो पुच्छ कशेरुका अस्थि तो हैं लेकिन वो इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि और जंतुओं में ये क्या बनाती हैं, पूंछ बनाती हैं। प्रेजेंट तो हैं हमारे लेकिन ये पूंछ नहीं बनाती, तो अवशेषी अंग बोलेंगे ना इनको। त्वचा पे बाल की, त्वचा पे बाल बनाने वाली संरचना तो है लेकिन घने बाल नहीं आते हैं। और जंतुओं में त्वचा पर कैसे बाल आते हैं, घने बाल आते हैं, जो टेम्परेचर को नियमित करते हैं, उनको ताप नियमन करते हैं उनका। कुत्ते वगैरह इनके शरीर पे, पूरे शरीर पे बाल होते हैं ना, तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं उनकी बॉडी पे। हमारे अंदर ये अवशेषी अंग है। निमेषक पटल, निमेषक पटल जो है वो यहाँ पर पाई जाती है भाई, आँख में, है ना, आँख में पाई जाती है। अब कबूतर, खरगोश वगैरह इनमें क्या करती है, वो एक लेयर बनाती है जो कॉर्निया की सफाई करती है, तो उनके अंदर तो ये एक्टिव है। हमारे अंदर प्रेजेंट तो है लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। कर्णपल्लव की पेशियाँ, कर्णपल्लव की पेशियाँ जैसे हमारे कानों के अंदर एक पेशियाँ हैं जिन्हें हम कर्ण या ऑरिकुलर पेशी कहते हैं। 11वीं क्लास में मैंने आपको फुल डीपली इसके बारे में बताया था। ऑरिकुलर पेशी हमारे अंदर तो है ये इनएक्टिव, लेकिन गाय भैंस के अंदर है एक्टिव। क्यों? क्योंकि वो अपने कानों को इस पेशी की सहायता से हिला पाती हैं। तो हमारे अंदर प्रेजेंट तो है लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि मानव की बॉडी के अंदर जो भी अनुपयोगी अंग पाया जाएगा हम उसको क्या बोल देंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग बोल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो सांप होते हैं उनमें मेखला तो पाई जाती हैं, जैसे श्रोणि, अंश मेखला वगैरह, जैसे अपने हाथ पैर से निकलते हैं। ये मेखलाएं तो उपस्थित हैं अजगर में, लेकिन उनसे पैर नहीं निकलते, हाथ पैर नहीं बनते उनसे, समझ रहे हैं। तो ये उसके अंदर अवशेषी अंग है। पक्षियों की मैं बात करूं तो आपने जो शतुरमुर्ग, कीवी, ईमू वगैरह देखें, इन पक्षियों में क्या है, उड़ने वाली पेशियां तो होती हैं, उड़ने वाली पेशियां तो होती हैं, लेकिन वो पेशियां इनएक्टिव होती हैं, तभी तो उड़ नहीं पाते ये भाई। जो ये पक्षी हैं ना, शतुरमुर्ग, कीवी, ईमू, इनमें क्या है, उड़न पेशियां तो होती हैं लेकिन वो उड़न पेशियां एक्टिव नहीं होती। और पक्षियों में एक्टिव होती है जिनसे वे उड़ पाते हैं, इनमें इनएक्टिव हैं तो नहीं उड़ पाते। तो इन पक्षियों के लिए वो अवशेषी अंग है, ठीक है। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखाए अवशेषी अंग में। तो अवशेषी अंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिर पढ़िए इसको, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, यही याद करना है, ये याद कीजिए फटाफट। देखो नोट्सों की तरफ कि क्या है अवशेषी अंग और एग्जाम्पल पढ़िए भाई इसके। देखना है आपको, ये इनमें आपको थोड़ी
आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है भाई। अवशेषी अंग वाला बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन 1 नंबर में कि अवशेषी अंग क्या है, एक उदाहरण दीजिए ऐसे, ठीक है। तो अवशेषी अंग की डेफिनेशन और 1-2 आपको मोस्टली एग्जाम्पल ये वाले, एक तो परिशेष का वाला और एक कोई सा भी इनमें से, अक्रदाड़ का लो, कुछ भी कर लेना, लेकिन अपेंडिक्स तो आपको याद ही रहनी चाहिए भाई, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से कोई भी कर सकते हैं तो ये याद हो जाएगा आपको। तो अवशेषी अंगों का प्रमाण वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रमाण की बात करते हैं, संयोजक कड़ियों के प्रमाण। संयोजक कड़ियों के प्रमाण सुनिए भाई, क्या है संयोजक कड़ी। अब यहां से आपके नीट वगैरह में 1 नंबर का एक आध क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ठीक है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्या है संयोजक कड़ी, हालांकि हम 11th क्लास में भी बात कर चुके हैं। तो क्या होते हैं सुनिए, ऐसे जंतु जिनमें, ऐसे जंतु क्या लिखूं मैं, जीव लिखता हूं यार, जीव ज्यादा सही है। ऐसे जीव जिनमें 2 वर्गों या 2 संघों के लक्षण पाए जाते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, 2 वर्गों या 2 संघों के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें इन दोनों के, मतलब चाहे वो वर्ग हो सकता है चाहे वो संघ हो सकता है, दोनों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। दोनों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। देखो क्या है, बहुत सिंपल है, मतलब कोई एक जीव जिसमें या तो 2 वर्गों के लक्षण पाए जाएं एक ही जीव में, या 2 संघों के। देखो कुल मिला के बात ये, 2 प्रकार के जंतुओं के लक्षण यदि एक ही जीव में पाए जा रहे हैं ना, तो आप उसे दोनों के बीच की क्या बोलेंगे, योजक कड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, योजक कड़ी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या है कि ऐसे जीव जिनमें 2 वर्गों या 2 संघों के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें इन दोनों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमें ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में सबसे पहले बात कर रहा हूँ जैसे विषाणु। अब विषाणु कोई एक अकेला जीव है, वायरस जिसको बोलते हैं। तो ये जो विषाणु होता है ना, इसमें क्या है, 2 के गुण पाए जाते हैं, सजीवों के भी गुण पाए जाते हैं और निर्जीवों के भी गुण पाए जाते हैं। तो सजीव व निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है किसको, विषाणु को। तो अब ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, तो विषाणु है। कौन है, विषाणु। नेक्स्ट युगलीना। युगलीना, अब ये युगलीना कौन है भाई, ये युगलीना पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है।
कौन कौन के बीच की? पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी। मतलब इसमें प्लांटों के भी लक्षण पाए जाएंगे और जंतुओं के भी लक्षण पाए जाएंगे। कैसे, वो हम देख लेते हैं। सुनिए, युग्लिना में होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो प्लांट की एक मुख्य विशेषता क्या होती है? फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना। और ये प्रकाश संश्लेषण किससे करते हैं भाई? क्लोरोफिल की सहायता से। अब युग्लिना में भी क्या पाया जाता है? प्रकाश, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यदि इसको प्रकाश मिलता है तो ये भोजन करता है प्लांट की तरह, तो पादप जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं ना। और यदि इस प्रकाश की अनुपस्थिति हो, अंधेरा हो, तो ये जंतुओं की तरह अपना भोजन करता है, परपोषी की तरह। तो बोलो, दोनों प्रकार के लक्षण पाए जा रहे हैं ना एक ही जीव में, युग्लिना में, है ना। युग्लिना में एक कोशिकीय जीव है ये। तो पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाए जा रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यह पादप व जंतुओं के बीच की क्या है भाई? योजक कड़ी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको याद करना ही है। मतलब आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोप्टेरिक्स में आपको क्या पढ़ना है? एक तो ये रेप्टिलिया व पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो रेप्टिलिया व पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी है। कौन कौन से वर्ग की? रेप्टिलिया व एवीज वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को। मैं आपको याद दिला दूं कि आर्कियोप्टेरिक्स एक प्रकार का जीवाश्म है। जो डायनासोर है ना, डायनासोर, तो उस के जैसा ये जीवाश्म है आर्कियोप्टेरिक्स। उसी समय ये पाया जाता था, वर्तमान में नहीं है ये। इसका तो जीवाश्म मिला है। तो उस जीवाश्म का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इस आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टिलिया व पक्षियों जैसे क्या देखे गए? लक्षण पाए गए। अब कैसे कैसे लक्षण पाए गए वो देखिए। अब यहां से मुझे हटाना पड़ेगा। तो आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है भाई? रेप्टिलिया व एवीज की। क्या क्या लक्षण होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सरीसृप की। रेप्टिलिया को मैं सरीसृप कह सकता हूं ना। तो इसमें क्या होता है भाई? सबसे पहली बात, एक तो इसमें दंतयुक्त जबड़े पाए गए। जीवाश्म को देखा तो इसमें दंतयुक्त जबड़े पाए गए। ठीक है। नखर युक्त इसकी अंगुली थी, मतलब नाखून पाए गए थे अंगुली में। ठीक है। और पूंछ थी। क्या थी भाई? पूंछ। और उस पूंछ में क्या थी? कशेरुका, मतलब हड्डी। समझ पा रहे हैं? तो पुच्छ कशेरुका युक्त इसकी पूंछ थी। तो ये तीन तो इसमें थे सरीसृप के लक्षण। और मैं पक्षी के लक्षणों की बात करूं, एवीज की बात करूं, तो इसमें एक तो पाए गए थे भाई मोस्टली पंख। अब पंख तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण है भाई पक्षियों का। दूर से पहचान लेंगे तुम के यदि किसी के पंख पाए गए तो आप दूर से ही बता देंगे ना कि ये पक्षी है एक प्रकार का। और एक इसमें फर्कुला अस्थि जो उड़ने के लिए वातानुकूलित बनाती है इनको। ठीक है भाई। तो देखिए आर्कियोप्टेरिक्स जो है, आर्कियोप्टेरिक्स ये किस किस के बीच की योजक कड़ी है? ये रेप्टिलिया व पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें सरीसृप और पक्षी दोनों के ही लक्षण देखने को मिलते हैं। अब जानना यह है कि कौन कौन से लक्षण। तो सरीसृप के लक्षण तो है दंतयुक्त तो जबड़े, नखर युक्त अंगुली और पुच्छ कशेरुका युक्त पूंछ। आप चित्र देख पाएंगे, आप बुक देखना या आप गूगल पर सर्च करना आर्कियोप्टेरिक्स, तो आपको उसका डायग्राम दिख जाएगा। आप उसमें देख लेना कैसा दिखता है। और पक्षियों में पंख का पाया जाना। तो बोलो दोनों वर्गों के लक्षण एक ही जीव में पाए जा रहे हैं ना। और मैंने क्या कहा था? यदि दोनों के लक्षण एक ही जीव में पाए जाएं
तो आप उसको क्या बोलेंगे, योजक कड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, योजक कड़ी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, योजक कड़ी। अब कौन कौन के बीच की योजक कड़ी है, आर्कियोप्टेरिक्स बोलो, रेप्टिलिया व पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, जिसमें सरीसृप पक्षी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब हम एक और बात कर लें यहीं पर, छोटी सी और बात कर लें, छोटी सी और बात कर लें एक लास्ट, और वो है हमारा एकिडना या डक बिल्ड प्लेटिपस। 11th क्लास में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, एकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, अब ये कौन है, ये स्तनधारी व सरीसृप, स्तनधारी व सरीसृप वर्ग की योजक कड़ी है। ध्यान सुनिए, एकिडना या डक बिल्ड जो प्लेटिपस है वो स्तनधारी जंतु और सरीसृप जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है भाई। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते होंगे। अब देखना यह है कि इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो सुनिए भाई, जो एकिडना है वो देता है अंडे। क्या देता है, अंडे। और आपको पता है भाई, अंडे तो रेप्टिलिया वर्ग और एबीज वर्ग के जंतु देते हैं। अरे रेप्टिलिया में आपके सांप, छिपकली, कछुआ, ये आम है, मगरमच्छ, घड़ियाल, रेप्टिलिया में आम है ये सब की सब का दें, अंडा दें, अंडे। क्या देते हैं ये, अंडे। तो जो हमारा एकिडना या डक बिल्ड प्लेटिपस है ना, ये भी क्या देते हैं, अंडे। तो बताओ, अंडों का देना सरीसृप वर्ग का लक्षण है ना इसके अंतर्गत। और मोस्टली इसमें क्या पाई जाती हैं भाई, स्तन ग्रंथि पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथि। अब आपको पता है स्तन ग्रंथियों का पाया जाना तो स्तनधारियों की विशेषता है। स्तन ग्रंथियों का पाया जाना किसकी विशेषता है, स्तनधारियों की। तो दोनों देखो, आता तो ये किस में है, स्तनधारी वर्ग में रखें हम इसको। जो हमारा वर्ग है ना मैमेलिया, उसी वर्ग में इस जंतु को रखा जाता है। लेकिन इसमें रेप्टिलिया जंतुओं के भी गुण देखने को मिलते हैं। कौन सा, अंडे देते हैं, ये हैं तो स्तनधारी लेकिन अंडे देते हैं। तो दोनों वर्गों के लक्षण हैं इसके अंतर्गत। तो ये होते हैं संयोजक कड़ियों के प्रमाण भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2 मिनट अभी की अभी इसको याद कीजिए फटाफट से, बिल्कुल नहीं याद ही करना है आपको, अभी देखना है इसके एग्जाम्पल सभी, देखिए फटाफट से भाई। सभी को देखो एक बार, एक छोटा सा और रह गया है, उसकी और बात कर लेंगे बस। एक एक पॉइंट को देखना है भाई, टाइम पास नहीं करना है। यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूं भाई। हो गया, अवशेषीय अंग वाला और संयोजक कड़ियों के प्रमाण वाला, यह आपको याद करना है बहुत अच्छी तरीके से। पूरे पूरे एग्जाम्पल्स सभी आपको देखने हैं भाई। चलिए
अब लास्ट प्रमाण है, एक प्रमाण है वो वर्गीकरण का, वो कोई खास नहीं है, उसमें कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में बांटा गया, और प्रोटोजोआ से लेकर जितने भी अधिकतम मतलब जो उच्च वर्ग है वो सब एक जैसे ऐसे डिवाइड किए गए थे ना, कोई खास बात नहीं है, उसको छोड़ देना। लास्ट हम बात करते हैं भाई अनुहरण की, ये और इम्पोर्टेंट है अनुहरण, है ना। कई बार आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है अनुहरण क्या है, तो सुनिए, किसी भी जीव का अपने आवास के समान होना, रंग की बात चल रही है केवल, आवास के समान रंग का होना अनुहरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अनुहरण। इसका एक एग्जाम्पल है प्रेइंग मैंटिस। अब ये जो प्रेइंग मैंटिस है ना, वो पत्ती की तरह दिखाई देता है, पत्ती की तरह। आप गूगल पर सर्च करना प्रेइंग मैंटिस, आपको बिल्कुल ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का आपको एक कीट दिखाई देगा, पत्तियों जैसा लगता है। और एक है छड़कीट, आप देखना इनको। और या आपने कई बार देखो कैसे कुछ प्लांटों के जैसे तने हो ना, तने की जो संरचना रही है ना ऊबड़ खाबड़ सी, और जैसा उनका रंग होता है, कई बार उनमें ऐसे कीट देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल तने से मिलते जुलते हैं, उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अनुहरण का गुण है। नीम के पौधे पर एक ऐसा कीट होता है जिसकी पंख नीम की पत्तियां जैसी होती हैं, बिल्कुल आप वास्तव में पहचान नहीं पाएंगे यार ये कीट है क्या। क्यों? क्योंकि इसमें पत्तियों जिस प्रकार नीम की पत्ती होती है ना, सेम उसकी पंख होती हैं, बिल्कुल डिट्टो। समझ रहे हैं? तो एक ऐसा ही प्रेइंग मैंटिस है जिसका रंग, अब जैसे एक बात बताओ, ये हरे रंग का एक कीट है, और यदि आप इसको पत्तियों में छोड़ दें तो हम इसको पहचान लेंगे क्या? नहीं पहचान पाएंगे। तो ऐसे गुणों को हम अनुहरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुहरण। मतलब किसी भी जीव का अपने आवास के समान रंग का होना, किसी भी जीव का अपने आवास के समान रंग होना ही क्या कहलाता है भाई? अनुहरण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे प्रेइंग मैंटिस और छड़कीट। अब इसके एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल सुनना, वो एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया अनुहरण से संबंधित कि भाई इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति नहीं थी 1850 से पहले, औद्योगिक क्रांति मतलब फैक्ट्रियां नहीं थी, तो उस समय क्या था कि वहाँ के जो जंगल थे ना, उन जंगलों पर लाइकेन उगा करती थी, तनों पर। अरे कोई प्लांट है, अब कंपनियां थी नहीं तो प्रदूषण नहीं था। और मैं आपको बता दूं जो लाइकेन है, 11th क्लास में बताया मैंने, शैवाल और कवक आपस में मिलकर लाइकेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइकेन। और लाइकेन प्रदूषण का अच्छा सूचक होता है। क्यों? क्योंकि ये उस स्थान पर उगता है जहां प्रदूषण नहीं होता है। लाइकेन उस स्थान पर उगता है जहां पर प्रदूषण नहीं होता। ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति से पहले क्या था कि पेड़ों के तनों पर कौन उगती थी? सफेद लाइकेन। तो बोलो इस पेड़ के जो तने थे वो कैसे दिखाई देंगे? बिल्कुल श्वेत। अब यहाँ पर एक प्रकार का कीट था, एक ऐसा कीट जिसकी पंख थी सफ़ेद, और एक ऐसा कीट जिसकी पंख थी काली। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? एक तो श्वेत पंखों वाला कीट और एक काली पंखों वाला कीट। ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति से पहले आप खुद बताओ कौन सा कीट अपने आप को छिपा पाएगा इनमें? श्योर श्वेत पंख वाला, क्योंकि लाइकेन का कलर कैसा है? सफ़ेद है। क्यों उग रही थी लाइकेन? क्योंकि तब तक यहाँ प्रदूषण नहीं था इंग्लैंड में, औद्योगिक क्रांति से पहले 1850 से पहले। तो श्वेत पंख वाले कीट तो किसी भी दुश्मन को दिखते नहीं थे, और काले पंख वाले कीट वाइट कलर की संरचना में दूर से ही दिखाई देते थे। तो कोई भी जो दुश्मन या इनको खाने वाला जो पक्षी जंतु कोई भी होता था तो वो केवल किसको खाता था भाई? काले कीट वाले, काली पंखों वाले कीट को। क्यों? क्योंकि ये तो दिखाई नहीं देते थे उसमें। अब हुआ क्या? जैसे ही फैक्ट्रियां लगी इंग्लैंड में,
तो औद्योगिक क्रांति के बाद प्रदूषण हुआ, प्रदूषण हुआ तो लाइकेन ने उगना बंद कर दिया, लाइकेन नहीं पाई गई। अरे कीट तो अब भी प्रेजेंट होंगे वहाँ पे सफ़ेद पंख वाले, तो लाइकेन धीरे धीरे समाप्त होती गई और प्रदूषण के कारण जो पेड़ों के तने थे वो काले होते गए। कैसे होते गए? काले। अब पोजीशन उल्टी हो गई कि जो सफ़ेद पंख वाले कीट थे वो तो अब दुश्मन को आसानी से दिख जाते थे तो उसको मार के खा जाते थे, और जो काले कीट थे वो अब अपने आप को छिपा लेते थे। इस घटना को हम कहते हैं औद्योगिक अतिकृष्णता, और इसके जरिए से एक सिद्धांत दिया गया चयनात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत, है ना, कि मतलब प्रकृति जिसका चयन करती है वो जीव तो विकसित हो जाता है और जिसका चयन नहीं करती वो विलुप्त हो जाता है। जैसे औद्योगिक क्रांति से पहले प्रकृति ने किसका चयन किया? सफ़ेद पंख वाले कीट का, क्योंकि यहाँ पर लाइकेन थी तो ये बच जाते थे। लेकिन बाद में प्रकृति ने चयन कर लिया काले पंख वाले, क्योंकि काला कलर जम गया था ना पेड़ों पे, तो सफ़ेद वाले दिख जाते थे, काले वाले नहीं दिखते थे। तो ये अनुहरण में एक एग्जाम्पल है जो आपको याद करना है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आपके जो प्रमाण हैं वो कंप्लीट होते हैं भैया। आज मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जितने भी प्रमाण हैं वो आपको आज ही एक बार से रिवाइज करने हैं, बाकी कल इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक बार जरा इनको पढ़िए अभी फटाफट, पढ़ के देखो, बिल्कुल 2-3 मिनट हैं, पढ़ के देखो भाई। अभी की अभी याद होनी चाहिए, अधिकृष्णता हो रही है। कल अब शायद आपके नोट्स यहीं तक हैं ना? चलो मैं देखता हूँ नोट्स, अब मैं क्या करूँ। चलिए, हो सकता है जो मुझे टॉपिक कराना है उसके नोट सेंड कर पाऊँ मैं आपको ना, 1-2 पृष्ठ के भाई। ठीक है, तो जितना मैं सेंड करूँ आप उतना नोट कर लेना और उसको हम एक्सप्लेन करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद तो हम रिदम में आ जाएंगे भाई। तो अभी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और याद तो करते ही रहेगा भाई। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के टेस्ट आपके हो गए, और टेस्ट बहुत कम बच्चे दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आप पढ़ नहीं रहे क्या? कुछ ही बच्चे, मतलब मात्र 6-7 बच्चों ने टेस्ट दिया है। GIS स्कूल वालों की बात कर रहा हूँ मैं। पढ़ नहीं रहे आप? जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और याद रहे, जो ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है ये आपका रेगुलर सिलेबस चल रहा है। स्कूल में कोई बच्चा इस भ्रम में नहीं रहे कि स्कूल में हम दोबारा कराएंगे। जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे, जहाँ से हमने ऑनलाइन क्लास कर रखी है ना, वहाँ से आगे से स्टार्ट होगा भाई। सभी बच्चे सुन लेना। कहीं आप ये बोलें सर हम तो ऐसे ही मजाक में समझ रहे थे कि ऑनलाइन अलग पढ़ेंगे और ऑफलाइन अलग पढ़ेंगे, तो इस बात को बिल्कुल नकार देना भाई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कुछ तो भी ऐसे समझ रहे हैं सर अभी पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हैं ना उनको बिल्कुल भी मजाक में मत लें भाई। ये जो आपका चल रहा है वो सिलेबस ही चल रहा है, पूरा सिलेबस चल रहा है। ये मत समझना कि हम अलग से इनको कराएंगे। रिवाइज भी तब जब आपका कोर्स हो जाएगा ना, उसके बाद इसका रिवाइज का नंबर आएगा। बहुत दुख हुआ कल मुझे पता चला, पता नहीं कितने कम बच्चों ने टेस्ट दिया है। तो प्रत्येक बच्चा टेस्ट दिया करें भाई। अभी थोड़े बिजी थे इस समय हम 11th क्लास में, अब प्रॉपर आप पे ध्यान दिया जाएगा ना, वो सारा काम हो गया। और कुछ दिन की बात है, 4-5 दिन की वीडियो आपकी रेगुलर ही रहेंगी भाई। ठीक है, तो पढ़ाई पे दोबारा जुट जाएं,
पूरा कोर्स होगा बिल्कुल यहीं पर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी स्कूल लेट खुले थे तो पूरा कोर्स ही हो गया था, तो उन बच्चों का रिवीजन चला था, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की थी। लेकिन आप, मुझे लग रहा है थोड़े केयरलेस से लग रहे हैं मुझे कुछ बच्चे। तो अगली बार जब भी टेस्ट हो ना, तो एक एक बच्चे का नाम होना चाहिए कॉपी के साथ। तो पढ़ लेना इसको, बाकी बातें करेंगे कल।